नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है यूपी की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बिकरू कांड मामले में खुशी दुबे को मिली जमानत की। दरअसल बिकरू कांड मामले में आरोपी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुशी की जमानत का विरोध भी किया था। यूपी सरकार ने कहा था कि खुशी गिरोह को सक्रिय कर सकती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना के वक्त उसकी उम्र 17 साल से भी कम थी। इसके अलावा यूपी सरकार ने जेल रिपोर्ट के हवाले से कहा था कि खुशी का व्यवहार जेल में ठीक नहीं था और उसने जेल में दूसरे कैदियों के साथ झगड़े भी किए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुशी को जमानत देते हुए कहा कि अब केस में ट्रायल शुरू हो गया है, इसलिए उसे जेल में रहने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुशी को हर हफ्ते संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए कहा और सेशन कोर्ट को जमानत के लिए शर्तें तय करने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि खुशी दुबे 29 महीनों से कानपुर देहात जेल में बंद है। आज खुशी दुबे के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस एस नरसिम्हा की कोर्ट थी। बेल 5वें नंबर पे पेश हुई। बेल पर काफ़ी बहस हुई। विवेक तनखा जी सीनियर एडवोकेट अपीयर हुए, मैं शिवाकांत दीक्षित भी अपीयर हुआ। कोर्ट ने बल्कि बहस के दौरान कई बार ये कमेंट भी किया कि काफ़ी तेज अपोज हो रहा है और अंत। बुलेटिन में अब बात श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद की भी कर लेते हैं। दरअसल शाही ईदगाह के अमीन सर्वे का मामला 20 तारीख तक टल गया है। इस बीच अखिल भारत हिंदू महासभा ने सिविल जज सीनियर डिवीजन सोनिका वर्मा की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है। अमीन के साथ पुरातत्व अधिकारियों को भी भेजने की मांग की है। महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि इससे उन साक्ष्यों के बारे में पता लग सकेगा जिन्हें मुस्लिम पक्ष की ओर से छिपाने की कोशिश की जा रही है। अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र पर अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की है। सिविल जज सीनियर डिवीजन 3 की अदालत ने 8 दिसंबर को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के दावे को दर्ज कर अमीन रिपोर्ट के आदेश दिए हैं। इसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया। ईदगाह कमेटी के सचिव के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने अमीन निरीक्षण को 20 जनवरी तक टालते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण भी 20 जनवरी को ही करने का आदेश दिया। इसी अदालत में महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि ईदगाह में प्राचीन मंदिर के पत्थर, पौराणिक शिलालेख, कलाकृतियां लगी हैं, ये उलटकर लगा दिए हैं। जब भी अमीन निरीक्षण हो उनके साथ पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी अवश्य जाने चाहिए ताकि इन सब के संबंध में जानकारी मिल सके। माननीय सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन 3 में भगवान बालकृष्ण बनाम इंतजामिया कमेटी वाले मुकदमा में आज हमने एक प्रार्थना पत्र लगाया है कि जो माननीय न्यायालय ने अमीन जांच का जो आदेश किया था उसमें पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि पिछली बार मुस्लिम पक्ष ने जो वहाँ सबूतों को दबा दिया था, कुछ जो प्राचीन शिलालेख थे उनमें सनातन धर्म की फूल पत्तियाँ कड़ी हुई थी, उनको उन्होंने उल्टा करके। दुनिया भर में मशहूर बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर निर्माण का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके लिए 8 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया है। आपको बता दें कि बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा था। उसके बाद कोर्ट की ओर से जिला प्रशासन से यह सवाल पूछा गया था कि जिला प्रशासन इस दिशा में क्या कुछ काम कर रहा है, और उसके बाद अब कॉरिडोर बनाने का काम जो है वो जल्द ही शुरू हो सकता है। कॉरिडोर बनाए जाने की शुरुआत मंदिर के आसपास की संपत्तियों के आकलन से होगी। जल्द ही संयुक्त टीम संपत्तियों का आकलन शुरू करेगी और फिर इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजेगी। बता दें कि बांके बिहारी मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। डीएम ने मामले को लेकर 8 सदस्यीय टीम बनाई है। जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 दिसंबर को मथुरा जिला प्रशासन से मंदिर के आसपास विकास परियोजना और श्रद्धालुओं की बेहतर सुविधा के लिए प्लान मांगा था। 17 जनवरी को होने वाली सुनवाई में यह प्लान प्रशासन की ओर से दिया जाएगा। लिहाजा प्रशासन ने संपत्तियों के आकलन का निर्देश दिया है, जिसके बाद
लोक निर्माण विभाग, मथुरा वृंदावन नगर निगम, विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम आसपास की संपत्तियों का सर्वे करेगी। जिलाधिकारी ने बांके बिहारी मंदिर के 5 एकड़ एरिया में बनने वाले कॉरिडोर के क्षेत्र में आने वाले भवनों का आकलन करने के लिए ये 8 सदस्यीय कमेटी बनाई है। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव, एडीएम वित्त, एसडीएम सदर, विशेष भू अध्यापित अधिकारी, एआईजी स्टाम्प, एक्सी अनलोक निर्माण विभाग के अलावा सीओ सदर को भी रखा गया है। ये 8 सदस्यीय टीम बनने वाले कॉरिडोर के क्षेत्र में आने वाले भवनों का चिन्हांकन और मूल्यांकन करेगी। देखिए, अभी आपने देखा होगा करीब 5 से 7 लाख लोग थे, पूरा वृंदावन जाम पड़ा हुआ था। इसका समाधान तो हमें निकालना ही पड़ेगा। जो आज की जो मैं प्लानिंग देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, अखबारों में पढ़ रहा हूँ, वो प्लानिंग से कॉरिडोर बने हैं, वहाँ भीड़ कोई कम नहीं हुई और हमारी कम नहीं हुई, जाम कम नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट को ऐसा प्लान करना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए। प्रगति मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और डीजीपी डीएस चौहान गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए, बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद भी लिया। साथ ही गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों का भी जायजा लिया। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर भी बैठक की है। झांसी जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल प्रशासन ने दीप नारायण सिंह यादव की संपत्ति को कुर्क किया है। तो झांसी डीएम के आदेश पर दीप नारायण सिंह यादव के मकान, जमीन और गाड़ियों की कुर्की की गई है। प्रशासन ने कुल 237 करोड़ की संपत्ति को सीज किया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव पर गैंगस्टर समेत कई धाराओं में गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। बुलंदशहर में एक मीट कारोबारी के घर पर छापा पड़ा है। इनकम टैक्स की ये छापेमारी करीब 8 घंटे तक चली है। इसमें हरियाणा और मुंबई की आईटी सेल की टीमें मौजूद थी। तो सियाना की कस्बा खानपुर में एक कार्रवाई हुई है। इस दौरान अधिकारी परिजनों से भी सवाल जवाब करते हुए नजर आए और जरूरी दस्तावेज भी कब्जे में लिए हैं। छापेमारी के दौरान किसी तरह का विरोध होने पर स्थिति संभालने के लिए आईटी टीम के साथ सीआरपीएफ की एक टुकड़ी भी मौजूद रही। जानकारी के मुताबिक अब्दुल हकीम के घर के साथ इनकी रिश्तेदारी में ही एक साथ 3 जगहों पर छापा पड़ा है। इस दौरान घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक अब्दुल हकीम के दामाद का मुंबई में बड़ा मीट कारोबार है। अब्दुल हकीम का बेटा भी अपने बहनोई के साथ ही रहता है। हालांकि आईटी सेल के अधिकारियों ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। औरैया में किसान परेशान हैं। सर्द रातों में एक हाथ में टॉर्च लेकर और दूसरे हाथ में डंडा लेकर खेत की पहरेदारी करने को मजबूर हैं। डर ये सता रहा है कि कहीं आवारा जानवर उनकी सारी फसल चट ना कर जाएं। तो कड़ाके की ठंड में रात भर फसलों को जानवरों से बचाने के लिए खेतों पर किसान पहरा देने को मजबूर हैं। किसानों के एक हाथ में टॉर्च है तो दूसरे हाथ में डंडा लेकर अन्नदाता फसल बचाने के लिए खेत के चारों ओर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खुले आसमान के नीचे आग जलाकर किसान खेतों की रखवाली कर रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। जिस ठंड के मौसम में लोग अपनी बिस्तरों से बाहर नहीं निकलते हैं, ऐसे में सर्द रातों में किसान इस तरह से टॉर्च हाथ में लेकर खुले आसमान के नीचे आग जलाकर खेत की रखवाली करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि आवारा पशुओं की समस्या से उन्हें निजात नहीं मिल सकी है। किसानों को आवारा पशुओं का डर लगातार सता रहा है।
उम्मीद यही करेंगे कि प्रशासन इस दिशा में गंभीर कदम उठाएगा। आवारा पशुओं को लेकर सरकार की ओर से जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं वो धरती पर क्रियान्वित होती हुई भी नजर आएंगी। कपिल नाम है सबका। किस तरीके से आप गाय रखा रहे हैं? ठंडी पड़ रही बहुत तेज। फिर डेली रखाते हो? डेली रखाते हैं, ठंडी बहुत पड़ रही है। गौशाला नहीं है? गौशाला यहाँ ही नहीं। कौन सा गांव है? रतगांव निवासी है। कब से रखा रहे हो? 2-3 महीने हुई थे रखाते। कोई भी फसल करो तो फसल क्या होता है? या फिरोजाबाद में जैन समाज आक्रोशित नजर आ रहा है और उनके आक्रोशित होने की वजह झारखंड सरकार का एक फैसला है। दरअसल झारखंड सरकार ने समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किया है, जिससे जैन समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। जैन समाज की महिलाएं और पुरुष हाथों में मशाल जुलूस निकालते नजर आए। ये जुलूस शुकोहाबाद नगर में प्रमुख बाजारों से होकर निकला। इस दौरान जैन समाज ने झारखंड सरकार के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। दोनों बाजारों में निकाल रहे हैं। हमारा जो ऐतिहासिक जो धार्मिक क्षेत्र है सम्मेत सिटी जो अनंतानंद वहाँ से तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, उस पवित्र स्थल को ये लोग पर्यटन क्षेत्र बना रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं तीर्थ स्थल ही रहे। आप लोगों का विरोध कब तक चलेगा? ये जब तक ये तीर्थ क्षेत्र घोषित नहीं हो जाता, जब तक हमारा विरोध। कानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक मनचले की लड़कियां पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। मनचले की जूते चप्पलों से पीटकर पिटाई की गई है। तो बीच बाजार में जूते चप्पलों से मनचले की पिटाई की जा रही है। मामला कानपुर देहात के सिकंदरा कस्बे का है। आरोप है कि मनचला 1 महीने से कस्बे की लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था और बाजार में खरीदारी करते वक्त भी मनचले ने छेड़छाड़ की कोशिश की। जब लड़कियों ने विरोध किया लेकिन मनचला नहीं माना तो इसकी बीच बाजार में जूते चप्पलों से पिटाई कर दी गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या मामला हो गया है? ये उल्टा सीधा फोटो उड़ा रहे हो कि हम तो कन्नौज में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो आरोपियों के कब्जे से 83 कारतूस, देसी रिवॉल्वर और 3 असलहा बरामद किया गया है। आरोप है कि गिरोह हरदोई से कारतूस खरीदता था और आसपास के जिलों में महंगे दामों पर बेचता था। गिरोह का सरगना हरदोई का हरिमोहन उर्फ गुड्डू है। आरोप है कि गुड्डू मिश्रा गन हाउस से अवैध तरीके से कारतूस खरीदता था और औरैया के समीर को बेचने के लिए देता था। समीर से कन्नौज का असलहा कारोबारी मेवालाल कारतूस लेकर कई जिलों में महंगे दामों पर बेचता था। इन तीनों को एसओजी टीम और ठठिया थाना पुलिस ने तिरवा रोड पट्टी के पास से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। तो ठठिया पुलिस और एसओजी के जॉइंट ऑपरेशन से चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे पूछताछ की गई। उनसे वो तलाशी ली गई तो उनके पास से 3 तमंचे, एक है 32 बोर का और एक है 315 बोर का और एक है 12 बोर का अवैध असलहे बरामद हुए। साथ में जो 2 40-40 एक 315 बोर का और 12 बोर का ये कारतूस बरामद हुए हैं। इनको यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।